नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और राहुल गांधी ने जो कल बड़ा एटम बॉम्ब वोट चोरी पर फोड़ा था, उससे ऐसा लगता है कि सुनामी आ गई है। सुनामी तो आ गई है। और आज वो बैंगलोर में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया के साथ वोट अधिकार रैली में। वहां पर उन्होंने कहा कि अब ये जो पूरा फ्रॉड केस है, जो वोट चोरी का, वो चाहेंगे कि कर्नाटका की सरकार उसको छानबीन करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे। साथ में उन्होंने 5 सवाल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे हैं। पहला सवाल, विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है, क्या छिपा रहे हो? दूसरा सवाल, सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों, किसके कहने पर? तीसरा सवाल, फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा सवाल, विपक्षी नेताओं को धमकाना डराना क्यों? और पांचवा सवाल, साफ साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है? और इसके अलावा इलेक्शन का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, वहां तक राहुल गांधी चलकर जाने का उनका प्लान है। वो जाएंगे और उसमें पूरी अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको रजिस्टर कराएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी के इस धमाके के बाद क्या चुनाव आयोग बिल्कुल निशब्द हो चुका है? आज ये भी राहुल गांधी ने उसमें बताया कि किस तरीके से तमाम जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, 3-4 राज्यों की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है वो ब्लॉक कर दी गई है। अब ब्लॉक किस लिए की गई है? क्या उनको डर है कि लोग डेटा उसमें से डाउनलोड कर लेंगे, इस वजह से, इस डर से उन वेबसाइट्स को क्लोज किया गया है? तो ये सारे बड़े सवाल इस समय खड़े हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए देश के जाने माने जस्टिस जो पुराने रिफॉर्मर हैं और फॉर्मर हाई कोर्ट के, बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस कोलसे पाटिल हमारे साथ हैं। जस्टिस पाटिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप राहुल गांधी के एक्सपोजे पर? सर, मैंने राहुल को बहुत नजदीक से समझा है। वो भारत जोड़ो में ही वो बोले थे कि कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, तो डेमोक्रेसी में हम दूसरा क्या कर सकते हैं? हम जनता के पास जा रहे हैं। मैं आज उनको वही याद दिलाता हूं, ये मानने वाले नहीं है। इलेक्शन कमीशन हो, देखो, ये जो जहरीली ब्राह्मणवादी सोच है, उनको डराए बिना वो डरते नहीं, तब तक वो दूसरों को डराते हैं। तो आज सभी ब्राह्मणवादी सोच एक साथ आई है देश की, सभी जो वो जहां भी बैठे हैं वो सब साथ आए हैं, और वो किसी को मानते ही नहीं, ना इलेक्शन कमीशन मानेगा। आज एक ही उम्मीद थी कि ये सब जो हो रहा है उसका सुमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लेना चाहिए। दूसरा कौन है? दूसरा कौन सुनेगा? ब्यूरोक्रेसी उनकी है, संसद उनकी है, सभी संवैधानिक संस्थाएं उनकी है, न्याय संस्था भी दबाव में है। लेकिन ऐसे दबाव के समय भी यदि देश के हित में, देश को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट जागता नहीं, उनके ऊपर संवैधानिक जिम्मेदारी है, और संविधान कहता है कि संविधान को बचाना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो संविधान को बचाने के लिए तो ब्यूरोक्रेसी नहीं आएंगी, पार्लियामेंट संसद नहीं आएंगी, बाकी कोई नहीं आएगा। तो ये सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वो सुमोटो इसका एक्शन ले, और ये एक्शन लिए बिना ये मानेंगे नहीं तो जनता का कोर्ट है। जैसे कि राहुल गांधी ने जनता भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वैसे ही हमें फिर से इनका कारोबार ठप्प करने के लिए अहिंसक मार्ग से, यानी महात्मा गांधी ने दिए हुए अहिंसा का मार्ग और बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हुआ आर्टिकल 19 के साथ हमें रास्ते पर आना पड़ेगा, और रास्ते पर आकर इनका सभी कारोबार ठप्प करना पड़ेगा कि ये काम ही नहीं कर सकते, घर के बाहर ही नहीं जा सकते। ऐसा जब होगा नहीं, तब तक ये इलेक्शन कमीशन या संवैधानिक संस्थाएं जो मोदी शाह उनके ऊपर कब्जा कर बैठे, वो मानेंगे नहीं। आपने जो सवाल पूछे थे उसमें से सबसे अहम सवाल है कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानता? तो वो तो एक ब्यूरोक्रेट है, उसकी क्या ताकत है, क्या औकात है? लेकिन वो नहीं मानता क्योंकि उसको मालूम है कि केंद्र सरकार उसके पीछे है, केंद्र की ताकत उसके पीछे है, और सभी ब्राह्मणवादी ताकतें उसके पीछे है, इसलिए वो नहीं मान रहा है।
तो मैं आपके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को भी अपील करता हूं और आपके माध्यम से राहुल जी को भी अपील करता हूं कि ठीक है, आपने बहुत कोशिश करी, आप बहुत बहादुर है। जो भी कल हमने देखा, आज देखा, वोट चोरी तो हुई है, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा हुई है। और उसके बावजूद देखो ना, महाराष्ट्र की पहले सरकार भी गलत कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन किया कुछ नहीं। आरोपी तय होता है लेकिन उसको शिक्षा नहीं होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी वही किया। तो आज कोर्ट की कसौटी है, सर्वोच्च न्यायालय की कसौटी है कि देश का प्रजातंत्र बचाना है, संविधान बचाना है कि नहीं, वो उन्होंने तय करना चाहिए। नहीं, लेकिन सर अब आपको क्या लगता है कि इस वोट फ्रॉड को कैसे इसकी जांच हो? सबसे बड़ा सवाल है। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसका इन्वेस्टिगेशन हो। क्या नहीं, पहले आईपीसी तो नहीं, बोल 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 बोल। क्या आईपीसी के तहत इसका केस रजिस्टर होना चाहिए या उसका कोई फायदा आपको नहीं लगता? नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा हूं कि मैं सभी कोर्ट को विनती करता हूं कि आप हमारे माता पिता ईश्वर है, एफआईआर भी होनी चाहिए और सभी लीगल एक्सपर्ट को साथ लेके एफआईआर भी हो सकती है, क्योंकि ये प्रूफ है। राहुल ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये सब जो दिखाया, यही पैटर्न उन्होंने देश भर जहां उनको जरूरत थी वहां उन्होंने अप्लाई किया। वही पैटर्न में लोगों को जीत के लाया। और तो भी वो 272 तक नहीं गए। तो इसीलिए जो भी हमें मार्ग उपलब्ध है, एफआईआर करे, जनता को रास्ते पर लाए, लेकिन सर सर्वोच्च न्यायालय एक चीज और भी है। अगर एफआईआर दर्ज करेंगे तो फिर उसमें स्टे ले लिया जाएगा कोर्ट से। कोर्ट्स कितने इसमें समर्थन देंगे ये पता नहीं है। हमने लास्ट में हमने तो कई सालों से देखा ना, आप खुद इस चीज के गवाह हैं कि कोर्ट जब इलेक्शन कमीशन की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि कोर्ट्स अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं या फिर उनके मुंह पर ताला लगता है। यही हुआ एसआईआर के बारे में भी। गवई ने नंबर 2 जस्टिस गवई ने नंबर 2 के पास केस दिया। नंबर 2 का इतिहास क्या है? वो तो कट्टर संघी है। हम आज बोलने की हमें नौबत आती है। दूसरी बात, उनके खिलाफ कितने केसेस है और उनको किसी ने रिकमेंड नहीं किया, सुमोटो उनको लिया है। तो ये सब जो इतिहास है, तो चारों तरफ हम अंधेरे में है, चारों तरफ हम भयंकर संकट में है। और ये संकट से बाहर आने के लिए सिर्फ जनता ही हमें मदद कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जो आज बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय लोग अपने घर से बाहर निकल कर आ गए थे और ये डू एंड डाई मोमेंट है, इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट की याद दिलाई। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब इस पर एक बड़ा पीपल्स मूवमेंट खड़ा करेगी? अरे बेटा, मैं तो ये 76 से कह रहा हूं, लेकिन मुझे मान्यता नहीं है। ये जब पॉलिटिकल पार्टी यानी राहुल गांधी को मैंने ये बोला कि मैं आरएसएस के खिलाफ 76 से कह रहा हूं कि हमारे सभी दुखों की जड़ है, लेकिन कोई मानता नहीं था। जब राहुल ने उठाया तो मैं उनको गले मिल के कहा कि मुझे अभी मरने को मैं तैयार हूं, क्योंकि ये तुमने मेरा जो सब्जेक्ट उठाया ये तुझे मान्यता है, मुझे मान्यता नहीं, इसलिए मैं उठाता रहा, लेकिन कीमत नहीं मिली। आज का कल ही मैंने एक इंटरव्यू दिया है, तुमको बेटा है तो वो भेजा है, लेकिन वो मराठी में है। लेकिन आशय तो आप समझ सकती है कि मैं उस वीडियो में रोता हूं कि इन्होंने हम सब लोग को ऐसा कॉर्नर किया है, आरएसएस वालों ने इतनी बुरी तरह से हम फंस गए हैं। और इसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, सबका इन्होंने हमारा इतना नुकसान किया है कि वो अभी कभी इट इज इरिपेरेबल लॉस जो हम भर के नहीं ले सकते। तो इसलिए आज भी समय गई ना नया, आज समय हमारे साथ है। राहुल जी, खड़गे और कांग्रेस रास्ते पर आए, हम भी उनके साथ रास्ते पर आने को तैयार है और उनके पहले हम मरने को तैयार है, लेकिन कुछ तो खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट एमजी देवसायन से बात हो रही थी, तो वो थोड़ा सा आश्रित नहीं थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी पिछले साल 26 नवंबर को भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे पे कहा था कि हम ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ पर हम काम शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ।
तो उनको ये डाउट है कि कांग्रेस ने बड़ा एक्सपोजे तो कर दिया है, लेकिन क्या वो वाकई में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आपको क्या लगता है, क्या पार्टी कर पाएगी खड़ा नहीं बेटा, एक बड़ा बेटा आंदोलन? ऐसा है ना कि पॉलिटिक्स के भी कोई हद होती है, पॉलिटिशियंस की भी कोई हद होती है। जब खड़गे बोलते हैं तो उनके पार्टी ने उनको साथ देना चाहिए, जब राहुल बोलते हैं तो उनके पार्टी ने उनको साथ देना चाहिए। उनके पार्टी में स्लीपर स्टेल है आरएसएस के। दूसरी बात, जब हम अंदाज, हमारा एक भारत जोड़ो यात्री राहुल को उन्होंने मिलने की कोशिश की बिहार में, वो मांझी के आ गए थे। एक जस्ट पॉलिटिकल कैसे सोच करते हैं, वो मांझी के आ गए थे। तो हमारा वो भारत जोड़ो यात्री बोलता है मुझे क्या किया राहुल ने, जाके फिर मिल के आए। वो मांझी एक बड़ा देशभक्त था और उसके घर में बहुत आपत्ति आई थी, लेकिन राहुल ने वैसा नहीं किया। राहुल ने उनका सब देखा क्या है, उनके घर का नक्शा बनाया और उनको घर बना के दिया, लेकिन वो उसका पब्लिसिटी नहीं किया। तो ईवीएम में क्या दिक्कत है, ईवीएम के खिलाफ देखो ना। अरे नीलू देखो, हम ईवीएम के मैं तो 2013 से ईवीएम के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कांग्रेस के जमाने से। और ये तो अभी एक ही वोटर 4 स्टेट में वोट दे रहा है, ऐसे इनकी इंतजाम है। अभी 40,000 वोट ऐसे है कि जो ट्रेस नहीं होते। तो इनकी ऐसा है कि हम जहां, नेहरू ने बोला था जब आरएसएस बोलेगा कि हम पूरब में जा रहे हैं तो हमें तीनों दिशा दूसरे ढूंढना चाहिए, वैसा हुआ है। उनने ईवीएम में हमको अटकवाया और बाकी सब हाथकंडे किए कि 80 इयर्स का वोटर, फर्स्ट वोटर करके लिस्ट में नाम है, इसका मतलब क्या है? और ये सब लोग जो कर रहे हैं, ये उनको मालूम है कि ये टिकने वाला नहीं है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई लड़ने वाला नहीं, इसका गैर फायदा लेके ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो लेकिन एक ही आपको चारा क्या है। लगता है कि राहुल के, जस्टिस पाटिल, राहुल गांधी के इस बड़े खुलासे से अब क्या चीज बदल सकती है? क्या ये एक टर्निंग पॉइंट एक बड़ा हो सकता है आपके हिसाब से? मैंने तो 2 ही उपाय बोले, एक तो सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन ले, नहीं तो जनता रास्ते पर आए और इनका सब खाना पीना जीना मुश्किल कर दे। सर गांधी के मार्ग से, आर्टिकल 19 यानी संविधान के दायरे में, और गांधी ने दिखाए मार्ग पे हमें चलना होगा। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि एफआईआर वगैरह करने से कोई फायदा नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है सर कि एफआईआर करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो क्रिमिनल बेटी, ऑफेंस तो है ही? जी। देखो बेटी, बेटी हम लोग आखिर तक हिम्मत हारने वाले नहीं, तो इसीलिए जो भी मार्ग उपलब्ध है उसको अवलंबन करके चलते रहो। एफआईआर भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को भी जगाएंगे, जनता को भी जगाएंगे, तो ये तो हमारा काम है। सॉरी। लेकिन हाँ, नहीं कोई बात नहीं जस्टिस पाटिल, लेकिन आज एक चीज और भी हुई। आज चुनाव आयोग ने अपनी कुछ राज्यों में अपनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया, और राहुल गांधी ने अपनी आज की वोट अधिकार रैली में इस बात का मेंशन किया। उनको क्या डर है इस समय, क्यों उन्होंने अपना ये वेबसाइट इसका मतलब इतना साफ है, उनको डर तो है। यानी जो वन कॉन्स्टिट्यूशन में राहुल ने दिखाया वो उन्होंने कई कॉन्स्टिट्यूशन में किया है। अरे सब जनता काम को, मैं ये भी मैंने जब राहुल महाराष्ट्र के वोटिंग के बारे में बोल रहा था तो हमारे महाराष्ट्र के कांग्रेस वालों को बोला था मैंने, अरे हमारा संगठन है, चलो घर घर जाएंगे, उनकी लिस्ट जांच करेंगे, कौन है उस गांव में 1000 वोटिंग हुआ है, 500 बोगस है, तो 500 बोगस उस गांव में है, वो दिखाने की हमारी पार्टी की ताकत है, कार्यकर्ताओं की ताकत है। लेकिन ये कांग्रेस वाले मानते नहीं किसी का। ये सत्ता में जो होता है यानी पार्टी में होता है, वो भी सबको मूर्ख समझता है। ये हमने पहले दिन अपील किया था कि राहुल उधर लड़ रहा है तो उसको लड़ने दो, लेकिन हमारे गांव में कितने वोट है सच्चे और झूठे, ये हम भी निकाल सकते हैं ना। हम सब गांव में हमारा कांग्रेस वाले हैं, महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में तो कांग्रेस इतनी सुप्तावस्था में है, लेकिन तो भी कांग्रेस टिकी हुई है, क्योंकि लेकिन एक कांग्रेस चीज ने और हमें। भी है जस्टिस पाटिल, कल मेरी महमूद प्राचा से बात हो रही थी एक प्रोग्राम में ही, उन्होंने कहा कि जन आंदोलन जब खड़ा होगा तभी सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन लेगा, वरना सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। तो पहली जरूरत है कि एक जन आंदोलन इस पर खड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट को भी मैं
मोहम्मद प्राचा को मैं हमेशा फोन करता हूँ, मेरे दोस्त थे वो, और हम दोनों साथ में काम करते हैं। उनको बोला था कि ये जो दत्ता बोले कल, तो हम सुप्रीम कोर्ट का पर मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि ऐसा कोर्ट, ये कोर्ट तो बड़ी चीज है, कोर्ट बात करता है तो सभी मीडिया में जाता है, और ये राहुल के खिलाफ करेंगे तो और भी उठाता है मीडिया। तो बोले आओ तुम दिल्ली में बैठो, कई कांग्रेस वालों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो होता नहीं, कांग्रेस वाले किसी को मानते ही नहीं। और राहुल गांधी अकेला क्या करेगा? वो राहुल गांधी अकेला क्या कुछ नहीं कर सकता, ये संघ जानता आपकी है। किससे, कांग्रेस में कौन से आपने मैं किस अभी किन नेताओं उनके से साथ आपने मिलने की कोशिश किया? बेटी उनसे दुश्मनी लेने में क्या फायदा है? मुझे वो लोग राहुल को मिलने नहीं देते। राहुल की मेरी 1-to-1 जब मीटिंग हुई, उन्होंने उनका उनका निजी टेलीफोन मुझे दिया था। मैं वो फोन करता हूं तो कोई उठाता है दूसरा। और तो मेरी, जो मैंने बोला ना कि आरएसएस के खिलाफ जब राहुल ने कश्मीर में भाषण किया, उसके बाद मेरी उनकी मुलाकात हुई। मैं उनको गले लगा के कहा कि देखो, दो बातें हैं तेरे हाथ में अभी, तो आरएसएस को छोड़ना नहीं और अडानी को छोड़ना नहीं। बस आरएसएस के खिलाफ मैं लड़ता रहा, मुझे मान्यता नहीं मिली, लेकिन तू तो भाग्यवान है कि तू जिस घर में गया जन्मा है तो तुझे मान्यता मिलती है। तो ये दो बातें छोड़ने बोलने के बाद मेरी उनकी मुलाकात ही नहीं। बिल्कुल एक बार वो मेरी मीटिंग में मिले तो बोले कि चलो मेरे गाड़ी में बैठो। अरे इतने भीड़ होती है वो वहां उनके इर्द गिर्द में, गाड़ी में कैसे बिल्कुल बैठेंगे? बिल्कुल। अब तो आखिरी मौका सवाल नहीं। करूंगी आपको, आपको जल्दी भी है, और मैं एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि राहुल के खुलासे पर लास्ट में 2 लाइन आप क्या बोलेंगे? जी। राहुल गांधी एक बहुत सच्चा, गौतम बुद्ध महात्मा गांधी से चलने वाला, मार्ग पर चलने वाला नेता है। उसको न प्राइम मिनिस्टर के पद चाहिए, ना उसको पैसे चाहिए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी नाम से भारत में जीना, वही उनकी हिम्मत है, वही सही हिम्मत है। वो सही मायने में जेल में है, 24 घंटे वो सही मायने में जेल में है, उसके बावजूद वो काम करते हैं। तो मैं उनको लाल सलाम करता हूं। इनकी जो लाल सलाम को इनको बहुत तकलीफ होती है ना, आरएसएस वाले को, राइट विंग को, तो हम अति डावे तो नहीं है, लेकिन हम सेंटर से लेफ्ट के जब झुकने वाले लोग हैं, तो हम सब देश को संदेश देते हैं कि राहुल में मेरा कुछ नहीं, मैं कांग्रेसी भी नहीं, लेकिन आप सब लोग राहुल पर विश्वास करो और रास्ते पर आओ। जय भारत, जय संविधान, बिल्कुल। जय भीम, जय शिवराय। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस पाटिल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू। ओके।